नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 19 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के पोर्शन से आपके 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्नों में से आपके जो इतना अधिकतर प्रश्न अभी तक आपके मिल सकते थे वो मुझे मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि सिर्फ आते हैं, वीडियो देखते हैं और चल जाते हैं, नहीं लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो उनका एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है। आपको पहले बता दूं, उन लोगों को एक एक करके आपको चैनल से ब्लॉक किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उनको एमटीएस का एनालिसिस एक भी वीडियो नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। साथ में जो लोग टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ इसलिए ज्वाइन होते हैं कि सिर्फ हमें पीडीएफ मिले, ठीक है, तो उनको भी आपका पता किया जा रहा है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेलीग्राम पर ऐड है, ना वीडियो देखते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं। सबका लिस्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक है, सबको बारी बारी से हटाया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट मत कीजिए। कमेंट करने में अगर आपको असहज महसूस होता है तो कमेंट ना कीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा किसको कि आप लाइक कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो किसी को भी पता नहीं चलना है मेरे सिवा, ठीक है। बाकी आप लोग कीजिए और बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, वित्तीय आपातकाल संबंधित और राष्ट्रपति शासन से संबंधित हमने सारे फैक्ट्स को पिछले दिनों ही किया था, जिसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 352 होना है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। कब कब लगाया जा चुका है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग को नहीं भी पता है तो गूगल से सर्च करके बताइएगा। इसके अलावा इसे युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब पूरी कैबिनेट राष्ट्रपति को लिखित में प्रस्ताव देती है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर दोनों सदन के द्वारा अनुमोदित किया दिया जाना चाहिए। अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 महीने की अवधि के लिए जारी रह सकता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद जो है 356 भी है, जो कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कितनी बार लगा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 370 जो कि समाप्त कर दिया गया, जो कि पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, ठीक है, तो ये पूछा गया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ हमारे बेनिफिट्स का बात कर लेते हैं कि अभी तक एसएससी सीजीएल एग्जाम में कल तक आपको 400 प्लस मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा जा चुका है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन प्रश्न 10-20 आपका रोज़ कम ही मिलते हैं। तो 400 प्लस, ठीक है, आज का मिला दे तो आपको ये क्वेश्चन का जो संख्या है वो दोस्तों हो जाएगा 450 प्लस, ठीक है। तो 450 प्लस का पीडीएफ यानी कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पीडीएफ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं, जो कि अगर आपका एग्ज़ाम 23 को है, 24 को है, 25 को है और 26 को है, ठीक है, तो मेरा बात मानिए कि आपके इन सभी शिफ्टों में एग्जाम में 8 से 10 प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। तो पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करना होगा और या इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ तो आपको मात्र 25 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। पीडीएफ का डेमो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों हमारा जो ई बुक बनाया गया है आपका, इसमें टोटल 40 टॉपिक्स विथ एमसीक्यू अभी आपका शामिल किया गया है। अगर आज के दिन परचेस करते हैं तो आपको ये 40 टॉपिक मिलने वाला है। ऐसे इस ई बुक में हमारा जो मकसद है 45 टॉपिक तक आपको प्रोवाइड कराना है। अगर इस ई बुक को आप परचेस करते हैं, जो कि मात्र 49 रुपये में है, सेम नंबर है, सेम नंबर पे आपको संपर्क करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो 49 रुपये में अगर पे करते हैं तो ये ई बुक भी आपको मिल जाता है और ये जो आपका मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है सीजीएल का वो भी आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। सिर्फ अगर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बाय करना है तो 25 पे, अगर दोनों बाय करना है तो एक तरह से कहे तो 49 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर इसको एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि हाँ ये सही है तब, ठीक है। बाकी
वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज आपातकाल से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 20 और 21 होना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है तो मौलिक अधिकार का प्रवर्तन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाते हैं ऑटोमेटिक। अनुच्छेद 20 में ऐसा है क्या? तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकेगा। इसके अलावा 1978 में 40वां संविधान संशोधन हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 359 में संशोधन किया गया और 20-21 को इस प्रावधान के तहत जोड़ा गया। ठीक है, बाकी अनुच्छेद जो 19 है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जैसे ही सरकार आपातकाल लागू करता है तो अनुच्छेद 19 भी समाप्त, 16 भी समाप्त, 17 भी समाप्त, सिर्फ 20 और 21 बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया सरधना पशु मेला किस राज्य में लगता है। सरधना पशु मेला की बात करते हैं तो यह आपका उत्तर प्रदेश में लगता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है यह मेला। मेरठ जिले के सरधना कस्बे में लगता है। यह मेला पशुपालकों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जहां विभिन्न प्रकार के पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। ये जो सरधना पशु मेला है ये ईसाइयों का मेला है, पारसियों का मेला है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नामों से अलग अलग मेला लगता है, जैसा कि अपना बिहार में ही आपका सोनपुर मेला लगता है, तो इसको भी याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, अजमेर के पास, उसको भी याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राम देवरा मेला राजस्थान में ही लगता है, मोला पोखरण के पास लगता है, राम देवरा गाँव में। वीर तेजाजी मेला राजस्थान में ही लगता है, नागौर जिले में। अमृतसर मेला ये आपका अमृतसर पंजाब में लगता है। इसके अलावा सुजानपुर मेला ये भी याद रखिएगा, पंजाब में। खन्ना मेला पंजाब में। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में। नौचांदी मेला को याद रखिएगा, पहले पूछा जा चुका है तो ज़्यादा चांस है कि ये भी इस बार भी पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में लगता है होली के त्योहारों के अवसर पर। देवा शरीफ मेला भी उत्तर प्रदेश में ही लगता है, बाराबंकी जिले में, तो इसको भी याद रखना है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो पूछा गया बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। बक्सर का युद्ध की बात करते हैं तो बस से बक्सर और बस से 1764 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बक्सर का जो युद्ध है आपका 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया था। ये जो युद्ध है हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजों का सेनापति था और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें आपका सुजाद उदौला और शाह आलम द्वितीय भी शामिल था। इस युद्ध में मीर कासिम की जो संयुक्त सेना थी वो आपका हार गई थी। इसके बाद इलाहाबाद की संधि करना पड़ा था। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, जो कि उस समय मुगल बादशाह था, उसके बीच इलाहाबाद की संधि होती है। साथ में शाह आलम द्वितीय को 5 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ता है, और यही बात है। बाकी प्लासी का युद्ध भी एक है जो कि आपका 1757 में लड़ा जाता है, तो उसको भी साथ साथ याद रखना है। बाकी हम लोग युद्धों को हम लोग अभी देखने वाले हैं क्योंकि आज युद्ध से भी 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 43 का जो संबंध है वह है आपका श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से, तो इसका राइट आंसर होगा। बाकी अनुच्छेद 40 को याद रखना है ग्राम पंचायतों के संगठन से। अनुच्छेद 41 आपका है काम करने का, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार देने से। अनुच्छेद 42 काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थिति के लिए प्रावधान करता है। 43 आपका श्रमिकों के लिए वेतन से संबंधित है। 43A उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी से। अनुच्छेद 43B आपका सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है। 44 आपका नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो देखिए पूछा गया कि सरोद वादक अली अकबर खां का संबंध किस घराने से है। अली अकबर खां पहले बात तो सरोद से संबंधित है और ये इनका संबंध मेहर घराना से है, तो इसका राइट आंसर मेहर होगा। 1967 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड, 1989 में आपका पद्म विभूषण अवार्ड और 1991 में मैक आर्थर फेलोशिप अवार्ड मिला है। वो तथा कथित प्रतिमा अनुदान प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तरंग संचार पोर्टल से संबंधित आया था, जिसका राइट आंसर ही तरंग संचार था। बाकी तरंग संचार क्या है तो उसको देखिए। तरंग संचार पोर्टल एक वेब पोर्टल है जो मोबाइल टावरों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स EMF सिग्नलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग ने उद्योग के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी PP मॉडल पर तरंग संचार पोर्टल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इतिहास से जुड़ी पुरानी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इतिहास से जुड़ी जो पुरानी चीज़ें हैं अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो आप
पुरातत्व शास्त्र कहलाते हैं, यानी कि आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन और विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, खतौली का युद्ध कब लड़ा गया या किसके बीच लड़ा गया। तो खतौली का युद्ध की बात करते हैं इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। 1517 में यह युद्ध होता है। उस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी था, उसको हराया गया था, उसको कैद कर लिया गया था। फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं तो लोदी वंश का शासक था। 1517 में शासक बनता है, 1526 तक रहता है, जब तक बाबर इस पर आक्रमण नहीं करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं लड़ता है बाबर से, जब यह हार जाता है, हारने के बाद मर नहीं जाता है। इसके अलावा मुगल समाज का स्थापना तब तक नहीं हो जाता है, तब तक ये शासक रहता है। कहें तो लोदी वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम था। सिकंदर लोदी का यह पुत्र था। सिकंदर लोदी वही जो आगरा शहर का स्थापना इसने किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक का उपयोग पर क्या असर पड़ा था। ठीक है, घट गया था, बढ़ गया था, स्टेबल रहा था, या कुछ ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया इसका राइट आंसर उपयोग बढ़ गया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 61 तक पीसी महल नोविस मॉडल पर आधारित था, के दौरान कृषि क्षेत्र में उर्वरक का उपयोग बढ़ गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था, लेकिन कृषि में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। उच्च उपज वाली किस्मों के साथ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कब कब हुआ। तो पहला तो आयोजन 1951 में हुआ, दूसरा आपका 1982 में हुआ। 1951 में जब आपका एशियाई खेल का स्थापना हुआ था तो अपना देश भारत में ही हुआ था, यह आपका भारत का सौभाग्य है। ठीक है, तो 51 में आपका हुआ, फिर आपका 1982 में हुआ। अब तक 17 एशियाई खेल का आयोजन हो चुका है, 18 हो चुका है। इसके अलावा एशियाई खेल को एशियाड के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है, प्रत्येक 4 साल के अंदर पर किया जाता है। अभी लास्ट बार 2022 में किया गया था चीन के हांगझाऊ शहर में, बाकी 26 में किया जाना है जापान में। अगला है, अंकुर योजना का संबंध किस राज्य से है। तो अंकुर योजना आपका मध्य प्रदेश संबंधित है। इसे मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा अंकुर नाम की योजना को शुरू किया गया था, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राण वायु पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया। तो चौसा का युद्ध आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था। तो 1539 में लड़ा गया था। बाकी शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, आप लोग आइए घूमिए और जाइए। बाकी इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी ने के बीच हरा दिया था लोदी को। खानवा 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को, राणा सांगा का एक सहयोगी था, उसको हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। कन्नौज का लड़ाई 1540 में, जिसे बेलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, शेर शाह सूरी ने दूसरी बार हुमायूं को हराया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर ने हेमू को हराया भाई। अगला है कि न्यूलैंड के अस्तक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम की समान गुण है। तो राइट आंसर लिथियम होगा। हालांकि लिथियम के समान गुण पूछा गया था तो सोडियम उसका राइट आंसर होगा। 1866 में जब एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों का बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त हुआ, जो 56वां तत्व था। उन्हें पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व पहले के समान गुण होते हैं। उन्होंने इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले सप्तक से की, इसलिए उन्हें अष्टक का नियम कहा। बाकी न्यूलैंड के अष्टक के अनुसार लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए गए भाई। अगला क्लोरोप्लास्ट का आपसे फिगर पूछा गया था। तो फिगर दोस्तों आपका क्लोरोप्लास्ट का यही है, आप लोग देख लीजिए, यही आपको चुनना था। बाकी क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट परिभाषा के अनुसार क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं का एक अंग है जो उन्हें ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति देता है। अंग कोशिका के भीतर एक झिल्ली से बंधी संरचना है जिसका एक विशिष्ट कार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति एक कोशिका होता है तो उसके अंग होते हैं। कोशिकाएं ऊर्जा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का गुण है जिसका उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा के लिए करती है। क्लोरोप्लास्ट इनका उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला है, भक्ति कुलकर्णी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका शतरंज होगा। भक्ति कुलकर्णी का संबंध शतरंज के खेल से है और ये आपका दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले गोवा की पहली महिला भी थी, तो इसको भी याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया, एरुतुकल्ली, ठीक है, नृत्य केरल का कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था और बहुत ही मेहनत से ये प्रश्न हमें मिला है। ठीक है, क्योंकि जो लोग केरल से होंगे उन लोगों को भी ये नृत्य के बारे में नहीं पता होगा कि कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो एरुतकल्ली जो नृत्य है वो आपका मबिलियार जनजाति के द्वारा, ठीक है,
हम सही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यही आपका ऑप्शन था, यही आपका नृत्य था। ठीक है, तो एडुतकली नृत्य केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में मबिलियार जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये एक पारंपरिक लोक कला है जो मुख्य रूप से कृषि समृद्धि के प्रार्थना के रूप में किया जाता है। अगला है कि दाहिना हाथ का नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। तो अंगूठा जो है आपका विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। दक्षिण हस्त अंगूठ नियम में अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को तथा मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगला है दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य। तो टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ में मुख्य फोकस सतत कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर था। इसका उद्देश्य कृषि को अधिक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाना, उत्पादन में वृद्धि करना, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान विकास पर जोर दिया गया था। साथ में समग्र कृषि होलिस्टिक एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें जैविक खेती, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक का भी उपयोग किया गया। बाकी हरित क्रांति के विषय में और भी सारे फैक्ट्स यहाँ पर लिखे जा चुके हैं जो मुझे नहीं लगता कि आपके काम के हैं। बाकी आप लोग चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी विभिन्न महत्वपूर्ण क्रांति की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मछली से, भूरी उर्वरक से, रजत अंडा से, पीली तिलहन से, काली बायोडीजल से, लाल टमाटर से, गुलाबी झींगा से, स्वर्ण फल से, अमृत नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित था। एक क्वेश्चन आपका आया हाफ लोफ सिस्टम से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या आया मुझे नहीं समझ आया। तो आप लोग को अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाफ लोफ सिस्टम से क्या प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था। बाकी अभी तक इतना ही क्वेश्चन मिला है। बाकी 2-4 जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम PDF में देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को नहीं करते हैं, आप लोग का लिस्ट तैयार किया जा चुका है। अगर अभी से भी आप लोग नहीं सुधरते हैं तो आप लोग को बैन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वही बात है, 400 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का PDF या ई-बुक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। एग्जाम में आपको बेनिफिट्स यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।